बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि आप अपने आप को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को खूबसूरत सांचे में डाला। अब आप देखें कि अल्लाह ने इंसान के होंठ बनाए, इसी तरह इंसान की बॉडी बनाई, उसके चिक्स बनाए, उसका फेस बनाया। अब आपकी बॉडी जब कंप्लीट होती है, आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार अल्लाह ने आर्गन बनाए। अब इन आर्गन के ऊपर प्रॉपर एक जिसको हम एक जंक्शन कहते हैं, आपको हड्डियों का एक स्ट्रक्चर दिया। अब उसके ऊपर कवर करने के लिए एक स्किन बनाई, और स्किन जो है वो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है। अब आप देखें कि पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक आपका कंप्लीट जो कवरेज है वो आपकी स्किन करती है। और जितनी बड़ी स्किन है इतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है कि आपने अपनी स्किन को कैसे उसको आपने प्रिवेंट करना है, कैसे आपने उसकी हिफाजत करनी है। अब हम ये देखते हैं कि अपनी डेली वेजेस पे जितनी भी हमारी प्रैक्टिस होती है, बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर एज ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट, रेगुलर बेस पे हम कुछ सैकड़ों मरीज़ देख के यहाँ पे पहुँचते हैं, और ग्राउंड रियलिटी की जितनी भी मालूमात होती हैं वो हमारे तक डायरेक्ट लोगों की पहुंचती हैं। अब इस दौरान में हम ये देखते हैं कि लोगों के क्या मसाइल हैं और किस बारे में लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे इस प्रोग्राम, जिसको हेल्थ स्पेशल हम कहते हैं, बेसिकली हेल्थ स्पेशल का पर्पज़ और मकसद और विज़न ये है कि जितनी भी हमें देखने वाली ऑडियंस है उनको एजुकेट करना, उनको उनकी बीमारी के बारे में बताना, अवेयरनेस देना, वेल एजुकेट करना, ताकि उनको पता हो कि अगर उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कोई अलामतें होती हैं, कोई उनकी बॉडी या स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन होता है, तो उन्होंने कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा, इसमें हम बात करेंगे कि एलर्जीज़, किसी भी तरह की आपको एलर्जी हो, इचिंग हो, डर्माटाइटिस हो, एक्जिमा हो, फिर आगे फंगल इन्फेक्शन हो, या इसके अलावा आपकी अगर हम खूबसूरती की तरफ जाएँ तो आपके एक्नी हैं, स्कार हैं, फिर इसके नीचे आपके दाग धब्बे, स्याइयाँ, इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। फिर हम अपने प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि आज के दौर के अंदर जो हाइड्राफेशियल टाइप लोग देखते हैं कि डिफरेंट जगह के ऊपर क्वाइकरी हो रही है, कि लोग जो है वो नॉन क्वालिफाइड बंदों के पास जाते हैं, फिर हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब वो रिपोर्ट होते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर जो रिएक्शन होता है, तो बेसिकली आपने हाइड्राफेशियल जो है वो कहाँ से करवाना है, कब करवाना है, क्या टाइम लिमिट्स है उसकी, बेनिफिट क्या है, ये सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने अपनी स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है। मैं तो इनको अपने इस प्रोग्राम में एक नया टाइटल दूंगा कि क्वीन ऑफ डर्माटोलॉजी कि डॉक्टर साहबा जो है वो बेसिकली क्वीन ऑफ डर्माटोलॉजी हैं, कि डर्मा की क्वीन को हमने अपने इस स्टूडियो में दावत दे रखी है, जो कि हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा गियास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का और इतना खूबसूरत टाइटल देने का भी। ऑलवेज वेलकम। तो डॉक्टर साहबा से हम आगाज़ ये करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एलर्जी क्यों होती है और एलर्जी की टाइप्स कितनी होती हैं, फिर अगर एलर्जी हो जाए तो उसकी रिकवरी का जो दौरानिया है वो कितना होता है। तो नाजरीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को कम्प्लीटली देखना है, क्योंकि आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की मैं कम्प्लीटली अक्कासी करने की कोशिश करूँगा कि आपके जहनों में जो सवाल होते हैं, जो मिथ्स होती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, उन सब को हम अपने इस प्रोग्राम में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये बात करेंगे एलर्जी बेसिकली क्यों होती हैं लोगों को। अच्छा डॉक्टर तनवीर, पहली बात तो ये कि आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक चुना है, क्योंकि जो क्लिनिकल हमारी प्रैक्टिस है और जो अस्पताल में भी ओपीडी में हम पेशेंट्स देखते हैं, तकरीबन 70-80% लोगों का मसला यही होता है कि इसको एलर्जी हो गई है। जी जी। अब एलर्जी एक कॉमन टर्म है जिसको लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म की अपनी सिम्टम्स को बताने के लिए कि ये एलर्जी है। मेडिकली एलर्जी की बेसिस डिफरेंट होती हैं, हम एलर्जी की डेफिनेशन फ़र्क करते हैं, लेकिन पब्लिक फ़र्क करती है। पब्लिक हर खारिश वाली चीज़ को एलर्जी समझती है। ऐसे तो मैं इसलिए पब्लिक लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर तो जाहिर है पब्लिक ने देखना है। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक मुख्तलिफ किस्म के जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो एलर्जी या खारिश कर सकते हैं। इसमें जो बच्चों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैदाइशी बच्चों से लेकर उसमें ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि फेस के ऊपर रेड हो जाना, स्केल्स छिलके बन जाना,
सर के ऊपर से छिलके स्टार्ट होते हैं, देन कान के पीछे, या इवन आईब्रोज में, आई लैशेज में आ जाते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह नेपी रैशेज जो हैं, आमतौर पे देखने में नेपी रैशेज होते हैं, लेकिन बहुत सारी किस्म की स्किन की बीमारियां हैं हु लुक लाइक नेपी रैशेज, दे आर नॉट एक्चुअली नेपी रैशेज। इसमें सोराइसिस भी है, सेब्रिक डर्माटाइटिस भी है, हिस्टियोसाइटोसिस भी है, ये बड़े बड़े नाम है, ये बहुत सारी बीमारियां, और ये सिर्फ एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट देख के बता सकता है कि ये सिंपल नेपी रैश है या ये जिल्द की कोई बड़ी बीमारी है। तो यहाँ से लेकर फिर अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, टॉडलर है या क्राउलिंग चाइल्ड है, तो उसमें घुटनों के ऊपर रैशेज आ जाना, कोनियों के ऊपर रैशेज, फिर हाथ पाँव के ऊपर खुरदरे से दाने बन जाते हैं। अक्सर माँ बाप आते हैं, कहते हैं ये बच्चे की स्किन हमारी ड्राई या रफ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलर्जी की डेफिनेशन में आती हैं। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ अगर हम बिल्कुल फॉरगेट नहीं करनी चाहिए, हमारी जो उम्र रसीदा हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या इर्द गिर्द जो लोग बुढ़ापे का शिकार हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस। बच्चे एंड बूढ़े दोनों में स्किन प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मिडल एज। ठीक है। तो जो बूढ़े होते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार भी होते हैं, जैसे आपके भी क्लाइंट्स ऑब्वियसली शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेशेंट में है, 50% में। तो वो जो 50% पॉपुलेशन है उसको स्किन डिजीज होने की एक बड़ी वजह वो दवाइयां हैं जो हम शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए दे रहे होते हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं। यस। और उस तरफ से हमारा दिमाग बिल्कुल पेशेंट का भी नहीं जा रहा होता, समटाइम्स फिजिशियन का भी नहीं जा रहा होता कि ये जो स्किन की प्रॉब्लम जाग रही है ये उस दवाई की वजह से तो नहीं है कहीं, ये देखना बड़ा जरूरी है। तो स्किन एलर्जीज जो बूढ़ों में आती हैं उसमें भी खुरदरापन से स्टार्ट होता है एंड देन लेटर ऑन ये एक्जिमा या सोराइसिस भी बन सकता है। ठीक है। सीजनल अगर बात की जाए तो ये प्रॉब्लम्स चेंजिंग सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, विंटर्स में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समर्स में रिलेटिवली कम हो जाते हैं, पर जैसे ये जून जुलाई का मौसम आएगा हब्स वाला तो इसमें बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे। तो एलर्जीज़ की जो अगर कहा जाए लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हर चंबल या धदरी या खारिश एलर्जी नहीं है। ठीक है। हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो ट्रीटेबल है नहीं है। आम तौर पे मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बता दूं कि एक्जिमा जो होता है या चंबल, जिसको शुरू से मैं यही सुनती आई हूँ जब से मैं ट्रेनिंग भी कर रही हूँ कि चंबल का कोई इलाज नहीं है। अक्सर पब्लिक आके हमें यही कहती है, डॉक्टर दीवारों पे भी लिखा होता है जीटी रोड पे जाएं। हाँ जी तो ये बस ऐसे ही मशहूर हो गई है बात, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। आप सब लोग जिनको भी चंबल का नाम जिसने सुना है, जिसके बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी चंबल है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ है कि चंबल इज़ वेरी मच ट्रीटेबल। ये बहुत हद तक 99% तक ये ट्रीटेबल होती है। हाँ, कुछ वेराइटीज चंबल की होती हैं जो ट्रीटेबल नहीं होती, देन वी ऑलवेज काउंसिल द पेशेंट और उसको हम बता देते हैं कि कंट्रोल कैसे अचीव करना है। जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर है, यू कैन नॉट एनरूट देम, आप उनको जड़ से नहीं उखाड़ सकते, बट यू कैन ऑब्वियसली कंट्रोल देम। तो इसी तरह इनका है। और दूसरा जो फंगल प्रॉब्लम्स हैं, अब यहाँ पे एक आपने बड़ा मुझे लिबर्टी दी है कि मैं आई कैन टॉक अबाउट मैनी थिंग्स। तो फंगस के ऊपर हम बहुत सारी रिसर्चेस भी आजकल कर रहे हैं क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस अब रेजिस्टेंट हो गए। ऐसे ही जो फंगल बग्स हैं वो म्यूटेट हो गए हैं। समहाउ उन्होंने सीख लिया है कि उन्होंने दवाइयों को कैसे धोखा देना है और कैसे सरवाइव करना है, रेजिस्टेंस हो गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ओवर द काउंटर अवेलेबल दवाइयाँ, कि जब फंगस होती है, धदरी का लफ्ज आमतौर पे बड़ा मशहूर होता है ना कि ये गोल गोल धदरी आ गई है, और उसके लिए स्ट्रेट अवे एक्वाजोल, हाइड्रोजोल, क्यूरिजोल जो भी लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मैसेज पब्लिक के लिए भी है, फिजिशियंस के लिए भी है कि एनीथिंग दैट कंटेन्स स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन, बीटामेथासोन या जो भी स्टीरॉइड कंटेनिंग क्रीम एज वेल एज गोली मना है फंगल इन्फेक्शन में। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी रीजन है फंगल इन्फेक्शन को रेजिस्टेंट कर रही है, ट्रीटमेंट फेलियर्स कर रही है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं फंगस के जो 6-6, 8-8, 10-10 महीने से धदरी या फंगस का शिकार हैं, और उसकी बड़ी रीजन यही है कि वो स्टीरॉइड बेस्ड क्रीम्स लगा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ड्यूरेशन होता है दवाई का लेने का, उसमें वो कंप्लायंट नहीं है, वो जल्दी बेहतर हो जाती है, फंगस जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, आमतौर पे 10-12 दिन में फंगस बेहतर हो जाती है। तो पीपल थिंक कि अच्छा ये गैर जरूरी, डॉक्टर ने अभी मेरी जेब पे जो है ना बोझ डाल दिया है, मैं 1 महीना दवाई क्यों खाऊं, तो वो 2 हफ्ते बाद दवाई छोड़ देते हैं और वो वापस आ जाती है। एंड देन व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम इट कम्स, इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, मोर रेजिस्टेंट, उसको ट्रीट करना रादर डिफिकल्ट हो जाता है। सो फंगस का जो ट्रीटमेंट है वो भी 100% एक ट्रीटेबल कंडीशन है, प्रोवाइडेड आपने सही दवाई सही टाइम पे सही दौरानिए के लिए इस्तेमाल की है। बाकी हम आ जाते हैं अब सोराइसिस की तरफ और जो एलर्जी की डिफरेंट किस्म की मुश्किल। एक चीज़ हम ऐड करते हैं, जैसे हम एलर्जी पे अभी चल रहे थे,
तो एक कॉमन सवाल है जो हमारे क्लिनिक पे और सोशल मीडिया पे भी पूछा जाता है, वो कहता है जी मुझे अंडे से एलर्जी होती है। हाँ जी, उन्हें हम कहते हैं जी बॉयल एग खाएं, वो कहते हैं मैं तो एग खाती हूँ तो मुझे सुइयां चुभना शुरू हो जाती है, मुझे गर्मी हो जाती है। तो क्या इसका भी कोई रोल है एलर्जी में? इसमें बिल्कुल है। डाइट एलर्जी जो है वो बड़ी कॉमन है और बहुत सारी जल्द की बीमारियां फूड आइटम से एग्रेवेट होती हैं। ठीक है। उसमें एक्नी भी है, सोराइसिस भी है, एक्जिमा भी है, रोजेशिया है, बहुत सारी जल्दी बीमारियां हैं जो डाइट एलर्जी में ही एक चीज हम ऐड करते हैं, जैसे कुछ लोग हेयर कलर लगाते हैं, हाँ उससे भी एलर्जी, उससे उनको एलर्जी होती है, वो उनके दफड़ दाने बन जाते हैं और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम चेंज करके कोई लगाते हैं तो उनको नहीं होती। तो इसमें भी जरा थोड़ा क्लैरिफाई करें। इसमें जो आपका पहले वाला पॉइंट था अंडे वाला, उसके ऊपर जरा आ जाएं कि यूजुअली प्रोटीन एलर्जी होती है जो ज्यादा कॉमन है, क्योंकि एंटीजेंस जो हैं जो एलर्जी पैदा करने वाले आलाकार है वो ज्यादातर प्रोटीन से आता है। ठीक है। तो एग प्रोटीन एलर्जी भी हो सकती है, वीट प्रोटीन एलर्जी भी हो सकती है, मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है। तो ये प्रोटीन्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए पेशेंट को ये समझाना जरूरी है कि अगर एक किस्म की प्रोटीन से एलर्जी है तो जरूरी नहीं है कि वो सारी प्रोटीन छोड़ दे। आम तौर पे ज्यादातर जो हकीम या देसी जो लोग अक्सर जाते हैं तो वो कहते हैं जी अंडा, गोश्त, मछली कुछ नहीं खाना। एट द एंड ऑफ द डे सारी प्रोटीन बंद कर देते हैं, मरीज कमजोरी का शिकार हो जाता है। जबकि 75 ग्राम प्रोटीन तो आपको पर डे चाहिए, लेनी चाहिए ना। अब सारी प्रोटीन अगर हम बंद कर देंगे सिर्फ ये सोच के कि मुझे प्रोटीन से एलर्जी है, प्रोटीन ही नहीं ले रहे, मसल मैस कम से कम होता जा रहा है, कमजोरियां बढ़ती जा रही हैं, कमजोरी कम होने से इम्यूनिटी कम हो रही है, मजीद बीमारियां आप इनवाइट कर रहे हैं। सो ये ना आप करें कि एलर्जी की बुनियाद पे अंडा, मछली, गोश्त, दालें सब निकाल दें, ये जरा गलत प्रैक्टिस है। तो अब जो आपका दूसरा था हेयर डाई वाला, यस हेयर डाई एलर्जी इज वेरी वेरी कॉमन। बल्कि इंटरेस्टिंग बात एक बताऊं कि लास्ट वीक मेरे पास एक दूल्हा आया, अगले दिन उसकी शादी थी। अब शादी से एक दिन पहले उसने हेयर डाई लगा ली, थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर लेता हूँ। मेरे ड्रेसर ने कहा है कि जी आप ये लगा लो, ये बड़ी खूबसूरत। आप यकीन करें यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा उसका मुंह, सिर्फ ये सेंट्रल फेस बच गया था और बाकी सारा रेड, स्केली, स्वोलन। आप यकीन करें मतलब पहचाना नहीं जा रहा था वो लड़का। उसने मेरी तस्वीर दिखाई अपनी कि ये मैं कुछ दिन पहले था, मुझे ऐसा बना दें, आप कुछ कर दें, मुझे ऐसा बना दें। तो आई मीन यहाँ तक भी प्रॉब्लम आ सकती है हेयर डाई से। ठीक है। अब जो अमोनिया कंटेनिंग हेयर डाइज हैं ज़्यादातर तो वो एलर्जी करती हैं, लेकिन यस नॉन अमोनिया डाइज भी कर सकती हैं। डिपेंड्स कि आपको उस कंपाउंड से, उस केमिकल से अगर एलर्जी है तो वो आपको करेगा। और किसी भी डाई को आपके बालों का रंग करने के लिए उसको बाल की बैरूनी जो लेयर है उसको तोड़ना पड़ता है, तभी तो वो डाई अंदर जाएगी और इस मकसद के लिए केमिकल ही यूज होगा। सो नॉन केमिकल डाई पॉसिबल नहीं है और डाई को केमिकल से फ्री करना इज नॉट पॉसिबल। सो अगर आपको डाई एलर्जी है तो ब्रांड चेंज करके देख लें, नहीं मसला हल होता तो फिर ऑब्वियसली हम कुछ दवाइयाँ उसको दे सकते हैं। ठीक है। जैसे नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने एलर्जी के ऊपर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। जैसे हम एलर्जी पे गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने देखा होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर एलर्जी की टाइप्स जो है वो प्रॉपरली चल रही थी कि कितनी उसकी टाइप्स होती हैं, किस किस तरह की एलर्जी होती है, कैसे कैसे उसको रोका जा सकता है। अब चूँकि एलर्जी से हम आगे बढ़ते हैं, लोगों को जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि लोग जो है ना वो ईचिंग को, खारिश, डर्माटाइटिस, फंगस सबको एलर्जी समझते हैं और वो उसके इलाज के लिए एक ही गोली लेते हैं, कोई भी एलर्जी की दवाई किसी मेडिकल स्टोर से, इवन के किसी सिगरेट वाले खोखे से भी लेके वो उसको ले लेते हैं वक्ती तौर पे, तो वो उनके 24 आवर गुजर जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर ले लेते हैं। तो अब हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि जब ईचिंग से हम आगे बढ़ गए तो डॉक्टर साहब डर्माटाइटिस हो गई, बार बार खारिश कर करके वहाँ रैश बन गए। अब बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में जब भी हो जाए तो इसकी दौरानिया क्या होता है कि कब तक ये ठीक हो सकता है? ये डॉक्टर तनवीर डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। हाँ, पेशेंट टू पेशेंट एंड टाइप ऑफ स्किन डिजीज विच यू आर डीलिंग विद। ऑन एन एवरेज अगर हम एक्जिमा को डील कर रहे हैं, जिसको डर्माटाइटिस भी बोलते हैं या चंबल भी बोलते हैं, तो जो बच्चों में आता है मोस्ट कॉमन एटोपिक डर्माटाइटिस उसको हम कहते हैं, इट गोज विद लाइफ लाइक 5 to 6 ईयर्स की एज तक ये एक्टिव रहता है। उसके बाद ये अक्सर औकात खत्म हो जाता है। तब तक सपोर्ट चाहिए, तब तक 5-6 साल तक बच्चे को दवाइयों की सपोर्ट चाहिए। और माँ बाप को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसी भी किस्म की एलर्जी बच्चे को है तो कम से कम क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके उसकी नेचुरल हिस्ट्री पूछ लें कि ये बीमारी, जैसे आपने कहा कि दौरानिया क्या हो सकता है, तो मैं तो अक्सर अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि इस बीमारी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ये कैसे बिहेव करेगी, ये किस बढ़ेगी, कम होगी, रुकेगी, नॉर्मली ऑन एन एवरेज ये कैसे बिहेव करती है। तो वंस दे लर्न तो दे विल बेटर फाइट। और जो बाकी छोटी मोटी एलर्जीज हैं, जैसे ये डाई एलर्जी हो गई या किसी भी स्किन के ऊपर कोई लग गया, ब्लीच से एलर्जी हो जाती है, व्हाइटनिंग क्रीमों से एलर्जी हो जाती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और दे आर प्रीटी मच ट्रीटेबल। दूसरा ये होता है कि आजकल एक कॉमन जो मरीज आपके पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं एक फिजिशियन के पास या छोटे क्लिनिक्स पे,
तो वो जैसे आपने नेपी रैश की बात की या आपने पेम्पर लगाए हुए हैं, उससे जो रैश हो जाता है, उसके ऊपर हमने देखा कि 2-4 क्रीमें ऐसी होती हैं जो आपको एक तो मेडिकेटेड होती हैं, मेडिकेटेड के अलावा जो पेम्पर वाले होते हैं उनके पास भी पड़ी होती हैं, बिल्कुल पड़ी होती तो वो भी उनको दे देते हैं। तो अब जब बच्चे हमारे पास है, वो कम्प्लीटली गले होते हैं। इसके ऊपर ज़रा आप लोग को बताएं कि ये जो इस तरह के रैश होते हैं, इनको कैसे आपने ट्रीट करना होता है। अच्छा देखिए, सेफर साइड में आपको बता दूं कि अगर जिंक रिलेटेड एक फॉर्मुलेशन है, जैसे कि क्यूटी प्रो क्रीम आ जाती है या सूडो क्रीम अवेलेबल होती है, तो वो आप सेफ साइड लगा सकते हैं। लेकिन जैसे एक्वाजोल, हाइड्रोजोल लगाने का ट्रेंड है, उसको मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम कंटेन यस स्टीरॉइड्स हैं। अब माइसिट्रासिन इज अ टॉपिकल एंटीबायोटिक ओनली, वो अगर कोई पोड़े पिंसी वाला मसला है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नेपी रैश है तो माइसिट्रासिन का उसको फायदा नहीं है। इसी तरह पॉलीफेक्स का फायदा नहीं है, फ्यूसिडिक क्रीम का फायदा नहीं है, एक्वाजोल हाइड्रोजोल का नहीं है। तो टू स्टार्ट विद आप सूडो क्रीम लगा लें, पैम्पर बार बार चेंज करें 4-4 घंटे बाद। जब भी डायपर चेंज होता है बच्चे को ड्राई जरूर करें, 5 मिनट बच्चे को ड्राई रखें, फिर री रैप करें उसको, दोबारा से फौरी तौर पे गीले बच्चे को रैप ना करें, कुछ एहतियातें करें। इसके अलावा डॉक्टर तनवीर पब्लिक अवेयरनेस के लिए मेरा अपना भी एक चैनल है, तो उसके ऊपर भी नेपी रैशेस के ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो अपलोड की हुई हैं। जी जी। दूसरा इसमें एक और मिथ लोगों की बनी हुई है कि वो जो पुरानी बीबियां होती हैं, घरों में काम करने वाली मासियां, ताइयां, चाचियां, वो कहती हैं कि जी तेल पानी मिक्स करके लगाओ, सरसों का तेल, इससे भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें कितनी हकीकत है, रियलिटी क्या है? 70% लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा हो जाता है तेल। मेरा ख्याल है कि वो स्किन ड्राई होती होगी तो थोड़ा सा लगाने से बिल्कुल बिल्कुल एक बैरियर बनाना है ना हमने, मतलब जो नेपी बच्चे को लगी हुई है 4-6 घंटे के लिए, स्किन के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देनी है कि जो पेशाब पॉटी बच्चा करता है वो स्किन के अंदर ना जाए, उसको इरिटेट ना करे, बिकॉज एवरीथिंग इज टॉक्सिक, वो टॉक्सिक है। तो वो एक लेयर अगर आप पहले से लगा दी है तेल पानी की तो इट्स प्रोटेक्टिव इन 70% केसेस, लेकिन 30% केसेस को मस्टर्ड ऑयल से एलर्जी है। ठीक है। तो अगर तेल पानी से खारिश हो रही है तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट चाची मामी ताई और व्हाटएवर, तो फिर वहां पे देख लें। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है ना क्वीन ऑफ डर्माटोलॉजी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, और इधर मौजूद ही रहेंगी। हम ब्रेक के बाद हम दोबारा अपने प्रोग्राम को यही वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको देखा कि हमने जो प्रोग्राम कर रहे हैं बेसिकली ये हमारा स्किन से रेलिवेंट है कि स्किन की जितनी भी आपकी डिजीज़ हैं, एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है, इसके ऊपर हमने बात की प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अब हम प्रोग्राम के इस हिस्से में जब बात करेंगे तो वो नौजवान जो टीन एजेस में होते हैं और हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे डेली बेसिस पे रिपोर्ट भी होते हैं लोग, उनको एक्नी का इशू होता है, उनके चेहरे के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं और बाज़ कंडीशन के अंदर पीप रेशे वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे साथ साथ हमने नेक वाली साइड पे या उनके शोल्डर से अपर साइड जितनी भी होती है, इस सारे एरिए के ऊपर वो एक्नी की शिकायत के साथ वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। अब इनका हल क्या होता है, इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इनकी टाइम लिमिटेशंस क्या होती है, डाइट आपको कैसे चेंज करनी है, या आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन किस तरह हमने करनी है, तो ये पानी की मुकदार आपकी बॉडी के अंदर क्या होनी चाहिए, इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। इसी तरह हम ये बात करेंगे कि आपको खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, आपकी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जा सकता है, फिर हाइड्रा फेशियल का आपकी ब्यूटी के अंदर क्या रोल है, आपके फेस को ग्लो कराने में, खूबसूरती में, क्लीनिंग में, सफाई में हाइड्रा फेशियल का क्या रोल है, और हाइड्रा फेशियल के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। डॉक्टर साहब अभी हम आते हैं एक्नी के ऊपर। टीन एज में हमने देखा है कि जैसे ही 12-15 साल की लड़कियां लड़के वो हमारे क्लिनिक पे आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल उनको दाने निकलना शुरू होते हैं, बाज़ मोटे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो एक्नी की बेसिक काजेस क्या होती है? अच्छा डॉक्टर तनवीर, वो जैसे आपने कहा ये कि पेशेंट बहुत सारे आते हैं, तो आमतौर पे ये देखा गया कि 12 से 24 साल की जो एज ग्रुप है इसमें 85% एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स को एक्नी है। ठीक है। सो 85% पब्लिक को अगर मसला है तो हमें उसको एड्रेस भी तो करना है। जी बिल्कुल। उसकी कॉजेज आपने पूछा क्या हो सकती हैं। आमतौर पे तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है, अगर कोई किसी को टेंडेंसी है एक्नी आने की तो उसको आएगी, अगर किसी को नहीं है तो सारी उम्र उसको नहीं आती। लेकिन जिसको आने का खतरा है, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी जीन्स में ये बात मौजूद है कि उसे एक्नी आ सकती है, तो उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि माहौल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, डाइट है, फिर आपकी पॉल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल्स हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत कुछ है जो आपके इस जेनेटिक टेंडेंसी को मॉडिफाई करता है, उसको ज़्यादा एग्रीवेट कर सकता है एक्नी को। टू स्टार्ट विद डाइट मैंने देखा है कि चूंकि एक तो मसला भी ये जवानों का है, यंग का है, और वो यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां, बहुत उनमें आदत होती है जंक खाने की, फास्ट फूड खाने की। उनको मैं तो यही कहूँगी कि उनको असल में ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन चल रहा है कि जो ज़्यादा खाता पीता है वो ज़्यादा बाहर स्पेंड करता है, बड़ी उसकी इज्जत होती है लड़के लड़के की जो ज़्यादा पैसे खर्च करता है।
असल में ये ऑपोजिट है, मतलब जो ज़्यादा ग्रूम्ड है, जो ज़्यादा अक्लमंद है, उसको पता होगा कि उसकी सेहत को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप अगर बुढ़ापे में ज़्यादा हज़ार किस्म की बीमारियां नहीं लेना चाहते तो बेहतर है कि अपनी जवानी में ख्याल रखें अपनी डाइट का। और एक्नी का बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड के साथ, जैसे मिल्क शेक्स वगैरह हैं, मीठी चीज़ें हैं और मिठाइयाँ, हलवे, और इसके अलावा ऑयली मीठी लस्सियाँ, खीर, यस मीठी लस्सियाँ, खीर, तो इनसे बचना चाहिए। दूसरा ये जो ऑयली फूड है, ऑयली डीप फ्राइड आइटम्स, और जिनके अंदर कैलोरी काउंट अगर आप देख लें, एक छोटे से बर्गर में अगर हम बहुत ज्यादा की बात करें तो बहुत ज्यादा हाईली, बहुत ज्यादा। रमजान में मैं कहती हूँ, अक्सर माएँ आती हैं कहती हैं लो जी ये नए कुड़ी ने रोजे रखे थे, दे मुंह खराब हो गया। मैं कहती हूँ प्लीज रोजे को कुछ ना कहें, रोजा इज अ ब्लेसिंग। रोजा रखने से तो हमारी सेहत पे 100 फायदे तो मैं गिनवा सकती हूँ आपको, खोलने से नुकसान हुआ। यस तो ये जो रोजा रखने और खोलने की जो मटेरियल्स है ना, उसकी चॉइस में प्रॉब्लम है तो बीमारियां आती हैं। हाँ, उसकी आप मेरे से पूछ के अफ्तारी का मेन्यू बना लें और उसके बाद आप देखें कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। सो डाइट का चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हाइड्रेशन, जैसे आपने पानी का कहा, तो ओवर हाइड्रेशन भी नहीं होनी चाहिए, बट ऑन एन एवरेज 8 से 10 ग्लास जो पानी है वो बड़ा ज़रूरी है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। सब्जी और फ्रूट का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं और ये वाहिद ऑर्गेनिक नेचुरल अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फाइट करती हैं। फास्ट फूड ये है, हाँ, असल में फास्ट फूड ये है, यस, रेडी टू टेक। और मैं कहती हूँ अल्लाह मियां कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान में फ्रूट खत्म ही नहीं होता। आप हर मोहल्ले में, हर सड़क पे फ्रूट अवेलेबल है। ऐसा बाहर के कंट्रीज में तो नहीं है। अब आपका भी माशाल्लाह अच्छा स्टोर मिलता है, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जी पाकिस्तान में कॉमन पड़ी है, सस्ती पड़ी है। आप महंगी वाली ना लो, आप सस्ती ले लो। आप एक बाउल बना के, जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर आप डेली एक रूटीन बना लें कि आपने डेली एक बाउल सब्जी फ्रूट मिक्स करके खाना है, आप यकीन करें आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही है, क्योंकि फाइबर मिलेगा आपको प्रॉपर। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो 35 ग्राम जो है ना वो आपको फाइबर चाहिए पर डे। बिल्कुल 70 ग्राम प्लस जो है ना वो आपको प्रोटीन चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आप नहीं लेंगे तो आप कार्ब इनटेक कर रहे हैं, बिल्कुल, उससे आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। हाँ। फिर आपको एक्नी भी शुरू हो जाएंगे, ऑयली फेस भी शुरू होगा। तो पानी के अगर आप 8-10 गिलास पीते हैं तो आप नॉर्मल रहेंगे। कुछ मरीज आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि पानी कितना पीती हैं, कहती डॉक्टर साहब 2 गिलास। मैं कहता हूँ वो भी बंद कर दे क्योंकि अगर पिएंगी तो जिंदा रहेंगी, तो जिंदा तो हमने रहना ही नहीं। तो डॉक्टर साहब एक्नी को, अब एक्नी का हमने बता दिया कि इसको हमने प्रिवेंट कैसे करना है। अब एक्नी के ऊपर बेशुमार इसी तरह की जेल, टोटके, हकीमों की फकियां या वो इस तरह की उन्होंने छोटी छोटी बोतलों में वो पता नहीं क्या बनाई होती हैं, वो लोग लगाते हैं। तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? इसको तो मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगी। मतलब मैंने अक्सर आप सैलून पे जाए तो वो भी आपको एक्नी की क्रीमें दे रहे हैं। बिल्कुल, देखें ये जो दवाइयां देना है ना, ये डॉक्टर का ही काम है। इसको आप पसंद करें या ना पसंद करें, ये डॉक्टर का काम है। खुदारा ये डॉक्टर से ही लें, वरना वही काम होगा कि हर आए दिन मेरे पास पेशेंट आई होती है जो पॉलर की क्रीम लगा के स्कार बना लिया। एक यंग लड़का आजकल मेरे पास आ रहा है, उसने हकीमी दवाई एक्नी के ऊपर लगाई, आप यकीन करें स्किन ही वहाँ से गायब हो गई, उखड़ गई, खत्म हो गई, गल गई, और इतना बड़ा स्कार है आजकल, मैं उसका लेजर कर रही हूँ। लेकिन देखें ना, इस तरह की चीज़ें इनेविटेबल है, मतलब आप उसको बचा नहीं सकते। एंड स्कार्स आर देयर फॉर लाइफ। ठीक है, स्कार इज समथिंग विच इज परमानेंट। हम लेजर के साथ उसको 70% तक मैक्सिमम ठीक कर सकते हैं, 20-30% तो रह ही जाना है, पहले वाली स्किन वापस नहीं आ सकती। सो इस चीजों से डरें। एक्नी का जो इलाज है, ऑन एन एवरेज अगर एक्नी है माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी की, 4-5 महीने चलना है। ठीक है, और जो सिवियर एक्नी है वो 6-7 महीने चल सकता है। इसमें दवाइयां जो हैं वो 1000 से ऊपर टाइप्स की दवाइयां हैं। आपकी एज देख के, हार्मोनल लेवल देख के, आपकी बाकी सारी मेटाबॉलिक प्रोफाइल देख के हम चूज कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है इसके लिए ये वाली दवाई, और हर पेशेंट के लिए प्रेस्क्रिप्शन फर्क होगा। इट इज वेरी मच कस्टमाइज्ड। तो टू स्टार्ट विद, चूंकि डॉक्टर तनवीर का प्रोग्राम है, ये भाई हैं अपने, तो अब इसमें कोई सोल्यूशन तो बताना है ना आपको। अगर एक्नी स्टार्ट हो गई है और आपको लगता है कि पीप वाले दाने आ रहे हैं, तो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट लगाना, जैसे क्लाइसिन टी लोशन के नाम से या एक्सॉल्व लोशन के नाम से, दिस इज सेफ टू अप्लाई एट होम। इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स अगर आपकी इससे नहीं ठीक होती तो फिर इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास आ जाएं, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो मंडी में काम करता है, मुझे कहता है डॉक्टर साहब हमें तुम इतनी क्रीमा लिख दे हो, मैं तो जस्ट सुबह उठ के अपना थूक लगाता हूँ, मेरे दाने खत्म हो जाते हैं। ओह अच्छा तो क्या इसमें कोई रियलिटी है? इसमें देखिए सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो कहता सारे एक्नी उड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं इसको फिर भी दिस इज नॉट समथिंग जो कि इसको हम जाहिर है प्रमोट करें।
लेकिन सलाइवरी एंजाइम्स के साथ थोड़ा सा मसला, इसी तरह डिस्प्रिन की गोली लोग लगा लेते हैं विच कंटेन सैलिसाइलिक एसिड, सेप्ट्रॉन का लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं। सेप्ट्रॉन में अब कोट्राइमोक्साजोल में अगर वो बैक्टीरिया उसको सेंसिटिव हैं तो फर्क पड़ जाएगा, नहीं सेंसिटिव तो नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये बड़ा वेरिएबल है मेरे ख्याल में इन टोटकों में। लाइफ वक्त जाया नहीं करना चाहिए, रेमेडी होती है और लोग ऐसे बस लगाते हैं, ये वक्त जाया होता है। बेसिकली तो आपने डिफरेंट जो आपकी स्पेशलिटी है उसी में जाना है और वही आपका ट्रीटमेंट होगा। नया नाज़रीन, हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि आपकी बीमारी का एक गोल्डन पीरियड होता है। आपको कोई बीमारी शुरू होगी, अगर फॉर एग्जांपल हम सोराइसिस की बात करें, जब आपको स्टार्ट हो गया तो आप फौरी तौर पे अगर कंसल्टेंट के पास चले गए तो वो वहाँ पे मैनेजेबल है। अगर आपने टाइम ज़ाया कर दिया, यानी आपकी बीमारी का जो गोल्डन पीरियड था रिकवरी का, वो आपने वेस्ट कर दिया और फिर आप डॉक्टर के पास गए, फिर आपने जाके कहा डॉक्टरों के पास तो इसका इलाज ही नहीं है, तो बेसिकली वो जो गोल्डन पीरियड है उसको बचाएं। जब भी कोई मसला होता है तो आप जिस कैटेगरी की बीमारी हो उसी की स्पेशलिटी में जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर साहब, अब हम ये पूछते हैं कि हमने देखा है कि प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं, उनके नाक पे, गालों पे, चिक्स पे स्याहियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और वो फिर आती हैं क्लिनिक्स पे, वो कहती कोई क्रीम लिख दो, उन्हें कहो जी कोई दवाई खानी, वो कहती गायनाकोलॉजिस्ट ने मना किया, दवाई तो मैंने कोई खानी नहीं, क्रीम कोई लिखा दे। तो ये स्याहियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? स्याहियाँ जो है ना, ये बड़ा ही रेजिस्टेंट किस्म का मसला है, इसको मैं कहती हूँ ढीठ अपनी जुबान में। ये एक ढीठ मर्ज है, जैसे टीबी का जरासीम ढीठ होता है, ये ढीठ होते हैं, तो ये स्याहियाँ भी एक किस्म का ढीठ मर्ज है। और प्रेगनेंसी में यस 50-60% ये स्टार्ट प्रेगनेंसी में होती हैं, लेकिन बाकी केसेस में अब तो अनमैरिड लड़के लड़कियों को बहुत होती हैं, बहुत होती हैं छाइयाँ अब। अच्छा, अनमैरिड में भी आयरन की डेफिशिएंसी से भी कोई रोल? आयरन डेफिशिएंसी से इसका बिल्कुल ताल्लुक है, हीमोग्लोबिन की कमी से ताल्लुक है, हार्मोनल डिसरेगुलेशन से उसके साथ इसका ताल्लुक है। फिर जनाब जो टोटके हैं, डिफरेंट टोटके, बगैर सोचे समझे मुंह पे चीजें लगाना, यस, उसके साथ एक दफा आपने स्किन को इरिटेट कर दिया ना तो पिगमेंटेशन आनी है, ये जान लें। आपकी स्किन लाल होना शुरू हो गई है, खराब होना शुरू हो गई है, किसी भी टोटके को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप समझ जाएं कि अब नेक्स्ट स्टेज जो है ना वो पिगमेंटेशन आनी है। तो ये पिगमेंटेशन मैरिड अनमैरिड सब में आ जाती है, प्रेग्नेंट में भी आ जाती है। एक और हम पॉइंट ऐड कर देते हैं, कॉस्मेटेड और मेडिकेटेड क्रीमों का मिक्स करके लगाना। हाँ, नहीं, मिक्स क्रीमें तो नो, अ बिग नो। क्या हम अक्सर देखते हैं ना, मरीज लेके आता है वो स्टीमिटल पता नहीं क्या पकड़ी होती है, साथ उसने एक मेडिकेटली यूज की होती है, वो कहते हैं जी कोई वहाँ पे सैलून वाला था या किसी में मिनारी वाली शॉप पे गई है, जो लोकल एरिया से लोग आते हैं, बिल्कुल, तो वो कहते हैं साइकिल पे मिनारी वाला आता है तो वो दो चीजें मिक्स करके देता है। देखिए वो इसमें ये है ना कि मिक्स क्रीमों के अंदर ना स्टीरॉइड तो लाजमी है, मुझे तो अब जुबानी याद हो गई है क्योंकि मैं तो पेशेंट से हिस्ट्री लेती हूँ, तो वो बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट, स्टिलमेंस, आर्ची, फाइजा, नोमार्क्स, हर्बल पार्ले, जो सब मिलाया होता है, ठीक है, और मिला के जब मुंह पे लगाते हैं तो वो स्टीरॉइड का काम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आर्जी तौर पे वो जो इन्फ्लेमेशन को नीचे कर देता है, लेकिन किस कॉस्ट पे? यानी आप उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं? अपनी जिल्द की हेल्थ की। स्किन आहिस्ता आहिस्ता बारीक हो जाएगी, लाल हो जाएगी, उसके ऊपर वेन्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी, मुंह पे बाल आने शुरू हो जाएंगे गैर जरूरी। ये सारे साइड इफेक्ट है मिक्स क्रीमें लगाने के, स्टीरॉइडल क्रीमें लगाने के, तो ये तो बिग नो है, रियलिटी नहीं है। हाँ, नहीं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इस पे आते हैं, जैसे आपने ये जिक्र किया कि आपकी वेन्स निकल आएंगी, फिर बाल बनना शुरू होंगे, तो लेजर ट्रीटमेंट जो आज के दौर में है, लेजर ट्रीटमेंट से क्या क्या चीज़ों को हम टाइटल कर सकते हैं? एक तो आपने हेयर रिमूवल कर लिए, हाँ जी, फिर बाज़ दफ़ा लोग आते हैं कि जी मेरे चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, बाकी मामला, तो इनमें लेजर का क्या रोल? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर तनवीर, आपकी इजाजत से थोड़ा सा छाइयों में मैंने कुछ ऐड करना था। जी। ये छाइयों का, चूंकि पब्लिक बड़ी परेशान है, छाइयाँ ठीक नहीं होती, उसमें मैं ये ऐड कर दूं कि अब कुछ लेटेस्ट चीजें आ गई हैं मार्केट में, जैसे कुछ पिगमेंटेशन के लेजर्स हैं, पिको लेजर है, क्यू स्विच लेजर है, मीजोथेरेपी है, स्किन इंजेक्शंस हैं, हम छाइयों के अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं। इन चीजों के साथ वो वाली छाइयाँ जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी दवाइयों से, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करने लग गई हैं, और ये कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट से छाइयाँ ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आप आते हैं लेजर वाले सवाल की तरफ ना। लेजर का सबसे बड़ा फायदा तो यही है, हेयर रिमूविंग लेजर, और इससे चूंकि औरतों के ऊपर मर्दों की तरह अगर बाल आ रहे हो तो वो जाहिर है कितने प्रॉब्लमेटिक हैं, तो एक तो ये हेयर रिमूविंग लेजर बहुत अच्छे हैं और बड़े फायदेमंद हैं। दूसरा एक्नी स्कार्स का लेजर, जो गड़े हैं, पहले तो परमानेंट ही होते थे जब लेजर्स मार्केट में नहीं थे, अब आ गए हैं, तो अब एक्नी स्कार्स का लेजर बड़ा अच्छे अवेलेबल हैं। तीसरा, जैसे आपने बात की, ये झुर्रियाँ वगैरह फेस पे आती हैं, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू लुक यंगर, ब्यूटीफुल, स्टे ब्यूटीफुल। तो जैसे इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि खूबसूरती को बरकरार रखना, तो यू नो वी ऑल आर ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला ने सबको बड़ा ही खूबसूरत क्रिएट किया, और डर्मेटोलॉजिस्ट का काम तो खूबसूरत लोगों को मजीद खूबसूरत बनाना है। तो हम कोई खूबसूरती जो है ना वो अपने पास से पैदा नहीं करते, हम आपकी खूबसूरती को बस 4 चांद लगाते हैं, और उसमें लेजर्स बड़े हेल्पफुल हैं। एंटी एजिंग लेजर डिवाइसेस आर देयर, RF माइक्रो नीडलिंग हम कर सकते हैं, हाइफू इज अनदर ऑप्शन जो कि थोड़ा लिफ्टिंग करती है, स्किन टाइटनिंग करती है,
फिर इसके अलावा लेज़र के और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? टैटूज़ लोग बनवा लेते हैं, उसको रिमूव करना होता है, कहीं पहले कोई टैटू बनवाया, अब कहीं और शादी वादी हो रही है, उसको रिमूव करना है। पिगमेंटेशन है, उसके लेज़र्स जो हैं वो बड़े कॉमनली मार्केट में हैं, अवेलेबल हैं, करते हैं। तो बहुत सारी आजकल लेज़र के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दे आर अ बिट एक्सपेंसिव बट फॉर दोज हु कैन अफोर्ड तो दे आर गेम चेंजर। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमने इस प्रोग्राम में कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप लोगों की अवेयरनेस के लिए डॉक्टर साहबा से हमने निकालने की कोशिश की। चूँकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे साथ स्टूडियो में चूँकि क्वीन ऑफ डर्मेटोलॉजी हैं, हम अगर चाहें तो रातों रात भी इस पे बात की जा सकती है, पूरा दिन बात की जा सकती है। चूँकि बीइंग अ प्रोफेशनल हम ये समझते हैं कि इतने सवाल हैं, इतनी मिथ्स हैं, इतनी बातें हैं जो हम की जा सकती हैं, लेकिन चूँकि जब हम स्टूडियो में होते हैं तो टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो उसमें हमें रहना पड़ता है और उसके मुताबिक ही हमें इसको लेके आगे चलना पड़ता है। तो हमारे पास चूँकि टाइम की किल्लत है और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, तो मैं डॉक्टर साहबा को 1-1.5 मिनट दूंगा कि डॉक्टर साहबा आप 1 से 1.5 मिनट में पब्लिक के लिए मैसेज और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें। जी, इसमें ये है कि मेरे हॉस्पिटल में तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पब्लिक के लिए हम जो है वो काम करते ही हैं। प्राइवेट कैपेसिटी में बाजवा हॉस्पिटल शाहदरा में मेरी प्रैक्टिस है। आई गो देयर एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में मैं प्राइवेटली अपने जो है सर्विसेज दे रही हूँ मंडे एंड वेंसडे। इसके अलावा मेरे अपना शौक़ है कि पब्लिक की जो नॉलेज है उसको इन्हेंस किया जाए और हेल्थ केयर का जो नॉलेज है वो पब्लिक को दिया जाए। मैं समझती हूँ नॉलेज इज़ पावर, और पब्लिक की एम्पावरमेंट के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अप अ यूट्यूब चैनल, और ये पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में हेल्थ केयर से मुतल्लिक, पर्टिकुलरली स्किन हेल्थ से मुतल्लिक वाहिद चैनल है, बल्कि ये शायद एशिया का वाहिद चैनल है जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट का ओन्ड है, और इसमें सारा कंटेंट इंतहाई जेन्युइन और ऑथेंटिक है। तो स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गियास इज़ द चैनल, और उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे स्किन से मुतालिक वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, डिटेल से आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ मैंने वो अपलोड किया हुआ है। अगर आप वो देखें तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। जी थैंक यू डॉक्टर साहबा, आपने टाइम दिया और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद भी आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, जैसे कि प्रोग्राम का एंड हो चुका है, प्रोग्राम जो है ना उसके ऊपर हमने पूरी डिटेल गुफ्तगू की है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।